बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, बजट की आमद है और इस वक्त सवाल जो गर्दिश कर रहा है वो ये है कि हमारी इकॉनमी के लिए और आम आदमी के लिए इस बजट में क्या होगा भी या नहीं, कोई रिलीफ होगा या नहीं। और ख़ास तौर पर चूंकि हम अपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में बात भी करते आए कि ये अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं, रियल स्टेट फ्रेंडली बजट होगा या नहीं, तो आज इसी पर बात करेंगे। चूंकि अब तो चंद एक घंटे रह गए हैं इस बजट को आने में और उम्मीद ये की जा रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में जो तजावीज़ दी गई थी शायद उन पर इंप्लीमेंटेशन हो जाए इस बजट में। अब उसके कितने चांसेस हैं, क्या होने जा रहा है क्या नहीं, इस पर बात करने के लिए मुझे लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया जनाब हाफिज सज्जाद साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आप साहब प्रोग्राम में। थैंक यू। आप साहब, बजट आ रहा है, क्या होने जा रहा है, अब तक की इंफॉर्मेशन कह लें या अब तक की उम्मीदें कह लें, वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर चैम्बर में बजट जो प्रपोजल्स थी उस पर जब बातचीत हुई तो बड़ी शानदार किस्म की प्रपोजल दी गई और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको एक्सेप्ट किया गया। रियल एस्टेट सेक्टर में पूरे एक पाकिस्तान में एक था कि जी बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो नहीं होने चाहिए। आप बेजा टैक्सेस कह लें या हद से ज्यादा एक ऐसे टैक्सेस जिसकी वजह से सारा कारोबार ठप होकर रह गया था। हाँ। तो अब उस पर जो गवर्नमेंट है वो भी समझ रही है कि हमें इस सेक्टर को रिलीफ देना है और जो एक टैक्सेस की एक हद है उसको नीचे गवर्नमेंट संजीदा नजर आ रही है। अब इंशाल्लाह डेफिनेटली बड़ा रिलीफ है इस बजट के अंदर, प्रॉपर्टी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और तनख्वाहदार तबके, तीनों चीज़ों को गवर्नमेंट इसमें फोकस कर रही है इंशाल्लाह। ठीक है, यानी आप पूरी उम्मीद हैं। और ख़ास तौर पर अपना हाफ़ साहब, हमने देखा कि जो ये तजावीज़ हैं उसमें हमें को फीडबैक आता है प्रोग्राम में और सवालात भी लोगों के होते हैं कि जो शख्स पहली दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, वो बड़ा पुरुमीद है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, उनको टैक्सेस से छूट मिल जाएगी। तो क्या आप देख रहे हैं कि टैक्सेस में कमी होगी? देखिए, एफईडी पे गवर्नमेंट ने कैटेगरिकली कह दिया है कि हम इसको कम करेंगे। तो एफईडी अगर इस वक्त 3% है और वो 1% हो जाता है और इसी तरह जो सेलर है उस पर एक टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है तो उससे मार्केट में एक अच्छा खासा फर्क आएगा। अच्छा, तो सिर्फ एक ये दो टैक्सेस नहीं है, इसके अलावा ओवरऑल भी चीजें जो हैं वो रिड्यूस होती है इंशाल्लाह इस बजट में नजर आएंगी। और प्रॉपर्टी सेक्टर में तो बड़ा क्लियर है गवर्नमेंट के उसको रिलीफ देगी इंशाल्लाह इस मरतबा। यानी आपको ये लग रहा है कि रिलीफ मिलेगा? अच्छा, हमने जो गुज़िश्ता एपिसोड किया उसमें कुछ दोस्त हैं हमारे इस्लामाबाद से, उनका कहना ये था कि तजावीज़ तो बहुत सारी थी, हुकूमत एग्री भी थी, मगर कहीं ना कहीं उनका इशारा IMF की तरफ था कि IMF की वजह से वो शराइत पर इन द एंड वो जो कंडीशंस रखी गई हैं वो नहीं हम रिलीफ दे पा रहे। आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ दे सके, चूँकि IMF की शराइत भी सामने है? देखिए, टैक्स कलेक्शन जो है इस मरतबा वो बड़ी शानदार हुई है। अच्छा। वो अगर आप 4 साल पहले और आज की बात करें तो उसके अंदर बल्कि 3 साल के अंदर जो डिफरेंस आया वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से IMF भी मुतमईन है। और IMF ने ऑटो सेक्टर में तो कहा कि आप टैक्सेस को कम करें। हालांकि IMF की तरफ से जब भी शराइत आती हैं तो वो ये होती हैं कि आप टैक्सेस को बढ़ाएं, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में IMF ने कहा कि टैक्सेस आपने इतने टैक्सेस लगाए हैं, मतलब 430 टाइम्स वो टैक्स है, तो आप उसको रिड्यूस करें। और टैक्स आपने ड्यूटीज लगाई हुई है, एडिशनल टैक्स, उसमें कस्टम ड्यूटी है, फिर उसमें RD है रेगुलेटरी ड्यूटी के नाम से, तो इनको कम करें। तो IMF भी कोई बेजा बात नहीं करता, वो सारी चीज़ों को देखकर ही वो डिमांड करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी टैक्स कलेक्शन हमारी हुई है और जो हमारे टारगेट हैं और IMF को नजर आ रहा है कि ये टारगेट भी इंशाल्लाह अचीव हो जाएंगे, तो होपफुली कि रिलीफ मिलेगा, अगरचे थोड़ा कम मिलेगा लेकिन रिलीफ मिलेगा। और जो चीज़ आप ये कह लें कि जो एक चीज़ें बिल्कुल रुक चुकी हैं वो चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, भी वक्त एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब सलमान अकबर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट KSK रियल स्टेट एसोसिएशन यानी काला शाह काकू रियल स्टेट एसोसिएशन के ये सदर हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब हाजी अकरम खान साहब ने, जो कि रियल स्टेट डेवलपर हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बजट पर बात हो रही है, प्रोग्राम के आगाज़ में हाफिज सज्जाद साहब से भी बात हुई कि बजट की आमद है और इस पर बहुत बात की जाती है कि जब बजट आता है तो आम आदमी के लिए बड़ी आसानी और बड़ा रिलीफ लाता है। ये उम्मीद तो की जा सकती है, क्या ये हकीकत भी होगी? और ख़ास तौर पर रियल स्टेट फ्रेंडली बजट देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाई को जितने भी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। एक्चुअली ऐसे है जी कि तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से रियल स्टेट की इंडस्ट्री को आप देख रहे हैं कि
डाउनफॉल की तरफ है, परमानेंट डाउनफॉल की तरफ है। उस सिलसिले में हमारे जो रियल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं एजाज़ खान साहब, वो भी, और जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो सारे मिलके गवर्नमेंट के साथ मामलात में, इवन आईएमएफ के जो मामलात हैं उनके अंदर सारे एसोसिएटेड हैं गवर्नमेंट के साथ, और निगोशिएशंस में भी हैं और हिस्सा है निगोशिएशंस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आपको लग रहा है जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर अमल भी होगा? जी इंशाल्लाह ताला हमें होप्स तो यही हैं। अच्छा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए इंसान को, तो फिर इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होंगी चीज़ें। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद अच्छी रखें। उम्मीद अच्छी रखें इंशाल्लाह सारा मामला इंशाल्लाह ठीक होंगे। जैसे ऑल टुगेदर मार्केट में करंट सिनेरियोज हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें अच्छाई की तरफ आएंगी। उम्मीद है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी सेक्टर्स को लेके ठीक तरफ जा रही हैं और मामला अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं। देखें तजावीज़ तो बहुत सारी थी मगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई अभी, सिवाय वो काइबर वाले मामले पे। काइबर को हम हाईलाइट भी करते हैं, जो अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। काइबर में एक बड़ी कमी हुई जिससे बड़ा एक सपोर्ट भी मिलती है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। दीगर जो तजावीज़ अगर उन पर भी अमल हो जाए तो यकीनन ये जो इकोनॉमी की बैकबोन है रियल एस्टेट, ये इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। जनाब हाजी साहब आपके जाने पाऊंगा, हाजी अकरम साहब क्या देख रहे हैं इस बजट में, क्या होने जा रहा है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, कुछ देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए भी कोई रिलीफ होगा? चूंकि बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री के साथ। आप समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है इसको लेके? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए टाइम दिया जी। उसके बाद जिस फील्ड से हम हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें जो मेन इशू होता है, आप अगर गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 2 बिलियन का, 4 बिलियन का, 3 बिलियन का, तो उस पे फंडिंग्स का होता है। तो फंड्स आपको पता है जैसे पूरे मुल्क का पिछले 3-4 साल में हालात रहे हैं, तो हमें मेन इशू ये होता है कि फंड्स टाइम पे रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने इसके बारे में काफ़ी लास्ट टाइम काफ़ी सीरियस वो लिया है और हमारे तकरीबन ज़्यादातर फंड्स टाइम टू टाइम रिलीज हो रहे हैं जितना गवर्नमेंट कर सकता है। और जैसे आपने एक पहले सवाल किया कि महंगाई का, या सर से जो आपने पूछा था महंगाई के बारे में, तो उसमें यह है कि पिछले 1.5 साल से हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में हमारी एक चीज़ होती है जिसको एक्सकेलेशन कहते हैं, यानी कि जितनी महंगाई होती है तो उसके साथ वो हमें पे करते हैं एक्सकेलेशन। तो अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 1.5 साल से हमारे सेक्टर में, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सकेलेशन नहीं हुआ है। यानी कि जो हमारे पिछले सालों में ऐसा होता था कि पर ईयर हमारी एक्सकेलेशन 10%, 12% तक बन जाती थी। मगर अभी जो पिछले साल अगर मैंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट्स का आपको मिसाल दे दूं, मैंने कराची रनवे का जो है ना प्रोजेक्ट लिया हुआ है और उस पर हम काम कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है वो जो है ना उसको अपग्रेडेड किया जा रहा है। मगर पिछले 8 महीने से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उस पे एक्सकेलेशन अभी तक माइनस में जा रही है। यानी कि जिस दिन मैंने काम लिया था उस दिन जो मेन आइटम्स मिला के जो उसकी कास्ट बन रही थी, आज के दिन में उससे 0.3 या 0.4% कम बन रही है, जिसमें बिटुमन है, जिसमें डीजल है। ये 2-3 चीजें जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इनके रेट्स पिछले 1-1.5 साल में कम हुए हैं। कुछ चीज़ों के बड़े भी है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो रेट्स हमारे पिछले 2 सालों में नीचे आई है सर। और इस बजट में हम गवर्नमेंट से यही तवक्को करते हैं कि ये जो महंगाई का एक तूफान लास्ट 4-5 साल पहले चला था, 4 साल पहले 2021 में हमारा एनुअल 22 से 25% एक्सकेलेशन बना था। तो अभी इस साल में 2024-25 में हमारा एक्सकेलेशन नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, यानी 2025 खास तौर पर आपका कहना है कि ये अच्छा साल साबित हो रहा है? जी, इस हिसाब से हमारा बहुत अच्छा साबित हो रहा है। बाकी फंड्स की शार्टेज जो है ना, वो आपको पता है कि टोटल मुल्क का मसला है। ओवरऑल हमारे पास इस वक्त फंड्स की शार्टेज है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बताइए कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आपका NHS से रिलेटेड भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी आपका ताल्लुक होता है। जी। तो ये लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से भी कुछ अपग्रेडेशन के हवाले से बात चल रही थी।
लाहौर एयरपोर्ट पे सिविल एविएशन का काम चल रहा है, उसका टर्मिनल एक्सटेंशन का काम बड़े जोर शोर से चल रहा ठीक है। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट पे अभी रनवे भी एक नया, जो जिसको हम हमारे टर्मिनोलॉजी में रिजिट पेमेंट कहते हैं, यानी कि कंक्रीट का बनेगा। पहले जो हमारे पुराने रनवेज थे वो थे बिटुमन के, स्पाल्ट के। अभी हम सारे रनवे गवर्नमेंट चेंज करके उसको कंक्रीट पे लेके जा रही है। तो लाहौर एयरपोर्ट का एक बड़ा एप्रन बन रहा है, और उसके अलावा जो है ना इसका टर्मिनल बड़ा होने जा रहा है। इसके अलावा जो सिविल एविएशन के काम है, डेरा इस्माइल खान को नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, सक्कर का एयरपोर्ट चेंज करके इंटरनेशनल कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के इस साल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये है। और इसी तरह अगर हम NHA पे जाते हैं तो NHA ने एक हमारे पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में, जो कराची टू क्वेटा शारा है, जिसको खूनी शारा कहते हैं, आपको पता है, हम तो इस रास्ते पे हमेशा जाते हैं। बहुत फोतगियां और बहुत जवान इस पे वो शहीद हुए हैं। उसका ड्यूलाइजेशन खुजदार से लेके क्वेटा तक ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, जिसमें एक प्रोजेक्ट मेरे पास भी है अल्लाह के फजल से, वो भी प्रोसेस में। अब क्वेटा जी वो प्रोग्रेस में है। मगर जो मेन अच्छी बात हुई है वो अभी कराची से लेकर खुजदार तक वो NHA ने टेंडर कर दिया है, और उसमें कॉन्ट्रैक्टरों ने जो लोएस्ट आने थे वो लोएस्ट आ गए हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इस बार डीजल कम नहीं किया था तो इस प्रोजेक्ट का कहा था, तो उस प्रोजेक्ट को NHA ने टेंडर भी कर दिया है, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ में अवार्ड कर देंगे। ठीक है। इस पर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उस पर आपसे मजीद बात करेंगे। हाफिज सज्जाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये जिस तरह भी गुफ्तगू हो रही है, हुकूमत संजीदा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिस तरह भी अकरम साहब बता रहे हैं, और फिर एयरपोर्ट्स के हवाले से जो बात हो रही है, ये खुशाइन चीज़ है। मगर इसके बरक्स हम रियल एस्टेट डेवलपर्स, जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, मैं उस पर कुछ बात आपसे करना चाहता हूं कि मार्केट में हम देखते हैं, खासतौर पर लाहौर का जब हम बात करते हैं, लाहौर ने वर्टिकल को एक्सेप्ट कर लिया है, और लाहौर में अब तो तादाद भी नहीं है जितने प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक लॉन्च होते हैं, उसमें ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो डिलीवर करते हैं, ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो डिलीवर नहीं करते मगर मार्केट बहुत करते हैं। और ऐसी वजह से होता क्या है कि बहुत सारी सेलिंग हो जाती है, आम आदमी खरीद लेता है, ओवरसीज खरीद लेता है, मगर इन एंड ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। फिर होता क्या है, रियल एस्टेट का तो एक इमेज खराब होता ही है, मगर पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाता है। फिर पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जब साल बाद 2 साल बाद उस शख्स ने पाकिस्तान आना होता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी देखकर वो मायूस होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है मुल्क के इमेज को लेके, इनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है रियल एस्टेट सेक्टर के इमेज को बेहतर करने के वाले? देखिए, मैं पिछले अभी प्रोग्राम में मेरी इस मौजू पे मैंने गुफ्तगू की थी कि जो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, दोनों चीज़ों में गवर्नमेंट को ये इसमें शिक रखनी चाहिए कि मेरे पास अगर 4 कनाल जगह है तो मैं 4 कनाल में जितनी स्टोरीज हैं उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान गवर्नमेंट अप्रूव करे और फिर मैं वही सेल कर सकूं। एक्सेस जो सेल है, ओवर सेलिंग जो है, वो सारा गड़बड़ सारी वहां से शुरू होती है। और फिर अब तो यहाँ पे एक ट्रेंड चल गया ना कि मैंने आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और सादा सा तरीका है, मार्केटिंग लॉन्च करूं, कैंपेन, और वहां से लीड्स जनरेट करूं और लोगों को बेच दूं। अब वही जब पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्ट करता है और बाहर से आता है पाकिस्तान में, वो फिर दोनों हाथों से पाकिस्तान को वो बदवाएं करता उठाकर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम चंद वो लोग हैं, काली भेड़े हैं जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन डिलीवर कुछ नहीं करते। प्रॉब्लम वहां पे शुरू होता है। और फिर देखें, अनलिमिटेड टाइम है, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है इस मुल्क के अंदर कि आपने एक 3 साल का पेमेंट प्लान दिया, आप 3 साल में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब एक बंदा कह रहा है कि जी मैं 45 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूं और मैं 36 माह के अंदर 45 मंजिला बिल्डिंग डिलीवर कर दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई तो रोके ना कि कहीं पे इन चीजों पे फुल स्टॉप लगे कि आपने 45 मंजिला बिल्डिंग बनानी और 36 महीने में आप कह रहे हैं मैं बना दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो उसके बाद उसकी फिनिशिंग है, वो सारी चीजें आप कैसे करेंगे? तो इसलिए एक बहुत बड़ा गैप आ गया, और जो लोग सही काम करने वाले हैं उनके लिए भी परेशानी बन रही है, और चंद लोग हैं जो डिलीवर जिन्होंने करना ही नहीं है, जो करना भी है तो वो 10 साल में उनका मंसूबा है 10 साल में डिलीवर करने का। तो उससे एक जो एतमाद का फुकदान है, ओवरसीज से जो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हिल के रह जाते हैं कि डिलीवरी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर में ये काम करना चाहिए और फिलफोर करना चाहिए, जिस तरह रूडा ने किया कि वो फाइल बिकेगी जो रूडा के पास रजिस्टर्ड होगी और अकॉर्डिंग टू उस पे प्लॉट नंबर होगा। इस तरफ अगर आप जा रहे हैं अपार्टमेंट में तो अपार्टमेंट नंबर दें, फ्लोर नंबर दें और फिर उसको सेल करें, ओवर सेलिंग खत्म करें। और उस पर लिमिटेशन हो, टाइम लिमिटेशन हो कि आपने ये बिल्डिंग अगर 3 साल में कंप्लीट करनी है तो 3 साल में कंप्लीट करनी है। ऐसे नहीं है कि आप बस पैसे इकट्ठे करें और उसके बाद कहें जी मैं कर रहा हूं और हो रहा है
और क्या हो रहा है फिर पाकिस्तान का आपका नुकसान यानी ये आसान काम है कि ओवर सेलिंग की जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए और मुल्क से बाहर चला जाया जाए, सर ये जी, इससे आसान तो काम ही कोई नहीं दूसरा। अच्छा। आप सबसे आसान काम ये है कि आप बस कोई एक स्लोगन घड़े शरीयत के नाम पे, कोई किसी भी नाम पे आप एक स्लोगन घड़े और फिर उस स्लोगन को बेचें और लोगों से पैसा इकट्ठा करें और उसके बाद आपको किसने पूछना है? यहाँ तो कोई फिर क्राइटेरिया आम नहीं। आदमी की इन्वेस्टमेंट तो सिक्योर ना हुई। सर देखिए, दो चीजों का नुकसान हो रहा है। एक, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट समझता है कि वो प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे सेफ हो जाएगी। वो बेचारा वहां बैठ के उसके खून पसीने की कमाई होता है, वो यहाँ बेचता है। यहाँ पे जब डिलीवरी नहीं होती फिर वो और 10 लोगों को भी मना करता है। 10 को नहीं, वो जिस फर्म में काम कर रहा होता है वहां पे 50, 100, 1000 बंदा काम कर रहा है, उनको कहता है खुदा के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करना। क्यों ना करना यार? मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और उसने तो डिलीवरी नहीं किया, उसने तो बनाया ही नहीं। 3 साल का पेमेंट प्लान था, 2 साल गुजर गए, खड़े लगे हुए, बस खड्डों में आप सारा गुजारा। लेकिन आप सब, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये तो चले उनका रोल हो गया एक रियल एस्टेट डेवलपर का, ये हम गिने चुने लोगों की बात कर रहे हैं, मगर ओवरऑल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का पोटेंशियल आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान से हर प्रोग्राम में गालिबन हमारी बात हो जाती है कहीं ना कहीं से कि दुबई में बहुत पैसा गया है। सिर्फ दुबई में नहीं गया, और बड़े मुमालिक में पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स उन्होंने पैसा लेके गए, बैंकों से पैसा निकला, उसके भी बारे में भी सोचा जा रहा है वो कितने गया सारा। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट का बहुत पोटेंशियल है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर पोटेंशियल है, आज भी लोग अपनी सबसे जो कमी कहां है उसको हम बता नहीं पा रहे। एतमाद का फुकदान है, एतमाद का फुकदान, एतमाद का फुकदान है। लोग आज भी अपनी जो सेफ तरीन इन्वेस्टमेंट है वो समझते हैं कि वो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर है। लेकिन अब होता यह है कि जब डिलीवरी नहीं होगी और टाइम पे डिलीवर नहीं होगा तो फिर एतमाद का फुकदान वो है कि वो मैं आपको बता रहा हूं, एक बंदा मुतासर होता है, उसने सिर्फ 10 लाख दिया होता है और 10 लाख के बाद उसको प्रोग्रेस नजर नहीं आती, फिर वो 10 एक नहीं वो 1000, 100, 50 को कन्वे करता है और नसीहतें करता है कि खुदा के लिए ना करना। अब उससे मुल्क का जो नुकसान हो रहा है, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट जो सारे कामों में नंबर 1 है, मतलब एग्जाम में पूरे पाकिस्तान के जो एग्जामिनर हॉल्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल है, उनकी कंडीशन अलग होती है। पंजाब में हर चीज जची तुली नपी तुली वो चल रही होती है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी अगर इस सेक्टर को हम बचाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, ओवर सेलिंग को खत्म किया जाए, टाइम की रिस्ट्रिक्शंस, टाइम लिमिटेशन दी जाए कि ये जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसमें प्लॉट कितने हैं, अपार्टमेंट कितने हैं, आप उतने ही बेच सकते हैं, उससे ऊपर बेच नहीं सकते। और दूसरा, टाइम लिमिटेशन उस पर लगाई जाए कि आप विद इन टाइम आप इसको डिलीवर करेंगे, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी और आपको एनओसी नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ये कर दे, कंप्लीशन जिस तरह एलडीए कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करता है और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, आप कब शुरू कर रहे हैं और कब खत्म कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। लिमिटेशंस लगाए जाएं और एक टाइमलाइन दे दी जाए, और ये जब पैरामीटर्स को फॉलो किया जाएगा तो यकीनन वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दुबई में यही हो रहा है अपना। आप साहब, दुबई के लोग बात करते हैं, सबसे पहले उनके ज़हन में ये आता है कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, पैसा लगा भी देंगे जाएगा कहीं नहीं, और डेवलपर भी कहीं नहीं जाएगा। ये भी बड़ा अहम है। देखिए, उसमें गवर्नमेंट खुद पैसे ले रही है ना, एक ऐसा जॉइंट अकाउंट है जिसमें डेवलपर और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं, उनके डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। इस तरह जो शुतरे बेमहार और कोई पूछने वाला नहीं है कि मैं एक दिन में 10 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूं, यार मैंने किसको बेचने हैं, कब किसको डिलीवर करने हैं, और मेरे पास है भी क्या कि मैं उसको डिलीवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मैं उसको बना सकता हूं या नहीं बना सकता, मेरे पास बजट है, मेरे पास फंड्स हैं। यहाँ पे तो कोई देखने वाला नहीं है ना। मेरा दिल करता है आज मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, कल दूसरा करता हूँ, तीसरे दिन तीसरे शहर में पहुंचा होता हूँ, चौथे दिन चौथे शहर में पहुंचा होता हूँ। तो पहले मुझसे पूछा तो जाए भाई आपके पास फंड्स कितने हैं और आपके पास जमीन कितनी है और आप बेचना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, डिलीवर क्या करना चाहते हैं। पूरा प्लान तो सर यहाँ पे तो कोई प्लान नहीं है ना। मतलब मेरा दिल करेगा, मैंने शौकीन मारनी, मैं सुबह जाऊंगा और मैं एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दूंगा, अगले दिन एक और करूंगा और अगले दिन एक और करूंगा, और मुझे कोई क्योंकि कोई उस पर चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, मगर अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा आप साहब, वैसे ये बात तो जिस तरह आपने क्लियर आप कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, यानी कि आसान रास्ता है एक तरह से ये, तो चेक एंड बैलेंस ये इतना हाईलाइट भी हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को संजीदा लेना चाहिए? चैम्बर में बैठ के भी मुशावरत भी होती है कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी मशवरे दिए होंगे, ये तजावीज़ जा रही होंगी, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस बारे में कुछ इक़दाम उठा रही है, कुछ बेहतरी हो रही? सर देखिए, हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला है, वो है ईजी मनी। ठीक है, हम करना कुछ नहीं चाहते और दिनों में हम बिलीनियर्स होना चाहते हैं। ठीक है, हम लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, हमें चाहिए वीगो चाहिए, हमें चाहिए क्रूजर, आगे पीछे गनमैन, एक कल्चर है। और उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए मेरे पास सबसे आसान रास्ता है, मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं और उसमें बेच देता हूं सब कुछ, उसमें हर चीज मैं बेचता हूं और फिर उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और मुझे तो लाइफस्टाइल की फिक्र है, मुझे डिलीवर करना, क्रेडिबिलिटी, हर चीज मैं उसको दाव पे लगाने के लिए तैयार हूं। तो गवर्नमेंट जब तक इस
रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं आएगी। जिस तरह आपने शुरू में भी बात की कि हमारा मसला ये नहीं है कि पोटेंशियल अब खत्म हो चुका है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई करे तो उसको रिटर्न नहीं मिलता। 100 इसमें रिटर्न है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बात सिक्योरिटी की है, बात एतमाद की है। जब तक गवर्नमेंट इस सेक्टर को खुद इसकी लिमिटेशंस तय नहीं करती, ऑन करना पड़ेगा ना, जिस ऑन करे। और सादा सी बात है, अगर रूडा कर सकता है कि वो फाइल नंबर, प्लॉट नंबर के बगैर फाइल नहीं बेचने देता, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? रूडा ने एक और बड़ा अच्छा काम किया, वो कहता है कि देखिए आपने हमसे इतनी जमीन ली और इस पे आपने ये प्लान दिया हमें, आपका सपोज सेक्टर ब्लॉक ए है, आप ब्लॉक ए डिलीवर करें, हम आपको ब्लॉक बी पे जाने देंगे। अगर आप ब्लॉक ए डिलीवर नहीं करते तो हम आपको ब्लॉक बी पे जाने नहीं देंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस अगर रूडा लगा रहा है तो हमें मतलब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। एलडीए और इससे एप्रिसिएशन भी होगी कि नहीं, प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होगी तो एप्रिसिएशन होगी, सिक्योर इन्वेस्टमेंट। आप दुबई की बात कर रहे हैं, दुबई में आज यहाँ पे पाकिस्तान से बैठ के लोग सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं। क्यों? कि गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट की, ठीक, उनके डिपार्टमेंट उसको। अच्छा, इवन हाउस वहां पर टैक्सेस भी होते हैं, ये नहीं है कि टैक्सेस नहीं है, कम है, लेकिन वहां पर टैक्सेस होते हैं, लोग खुशी से दे रहे हैं क्योंकि सिक्योर है इन्वेस्टमेंट। तो ये अलमिया है कि सर मसला तो टैक्सेस का है नहीं ना, मसला तो गवर्नमेंट, लोग टैक्स देने को तैयार है, मसला तो असल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर नहीं है। और वो मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, सुबह मैं बोरिया बिस्तरा गोल करूं और घर चला जाऊं तो कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद नैब की दरखास्तें हैं, और नैब के चक्कर में एक बंदा सऊदीया में बैठा है, जीसीसी में बैठा है, दुबई में बैठा है, उसने इन्वेस्टमेंट कर ली गलती से यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, उसके पास आप मुझे बताएं वो दुबई से उठकर आएगा, वो बहरीन से उठ के आएगा और यहाँ पर आकर वो नैब के धक्के खाएगा। और फिर जो इदारे सुलूक करते हैं आपको भी पता है। और फिर एक नया ट्रेंड चल गया बस के आप चेक ले लें, 3 साल का चेक दे दें, आप अपनी गारंटी, जिंदगी की गारंटी दें। आप 3 साल का चेक देना चाहते हैं तो 3 साल की जिंदगी की गारंटी दें, स्टैम्प पेपर दे के मैं मरूंगा नहीं 3 साल, मेरे पास पूरी श्योरिटी है, मैं अल्लाह से लिखवा कर आया हूं कि 3 साल मैंने मरना नहीं है, और 3 साल लोगों से जो पैसे हैं वो 3 साल बाद मैं वापस कर दूंगा। आपको अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं, और आप 3 साल का चेक वापस करते हैं लोगों को। सही, आपका पॉइंट आ गया जबरदस्त। अपना सलमान अकबर साहब, आपके जाने पाऊंगा, अभी जिस तरह हाफिज साहब से बात हो रही थी, रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनका रोल क्या है और क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? आप चूंकि एक रियल एस्टेट एसोसिएशन से हैं, ये बड़ा अहम मैं समझता हूं कि ये एक सवाल भी है, और लोग ये सोचते भी हैं, जो एसोसिएशंस बनती हैं, इलाकों की बनती हैं, शहरों की बनती हैं, फिर सूबों की बनती हैं। आप जिस इलाके से हैं कालाशाह काकू, वहाँ पर वो जो एरिया है लाहौर का, गालिबन बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पर, और उभरता हुआ लाहौर हम इसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टल देख लें, वर्टिकल देख लें, बड़ा काम हो रहा है रियल एस्टेट का। आप क्या समझते हैं कि आपकी रियल एस्टेट एसोसिएशन का क्या रोल है? आम आदमी के जो मसाइल होते हैं, आया उनको भी सुना जाता है एसोसिएशन के जरिए? वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं, रियल्टर्स होते हैं खास तौर पर, क्योंकि बहुत सारे रियल्टर्स ऐसे होते हैं जो खुद एजुकेट नहीं होते उस हवाले से कि क्या प्रोजेक्ट है, मगर उन्होंने बेच देना होता है, तो क्या उन पर भी नज़र रखते हैं आप लोग? जी, ऐसे है कि हमारे इलाके में जितने भी रियल्टर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसोसिएटेड नहीं भी हैं, वो भी हमसे रब्ता करते हैं। हमारा जो मेन पर्पज़ है ना, वो ये है कि जिस तरीके से आपने पहले फरमाया कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और बड़े ग्रुप्स आए हैं। ये नहीं है कि कुछ छोटे मोटे टाउन बन रहे हैं और मामला बड़े ग्रुप्स आए हैं, बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं उस सारे सिस्टम के अंदर। इवन रूडा का भी एरिया हमारे सारे मामला में आता है। जी, कनेक्टेड है हम रूडा के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यही तो बात, आपकी जो एसोसिएशन है, लोग उस पे ट्रस्ट भी करते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे मेजर जो हमारा काम है ना जी, वहाँ पे ऐसे है कि जो रियल्टर और डेवलपर के अंदर जो गैप है ना, उसको फिलअप करना। ठीक है। गैप से मुराद मेरी ये है कि कई लोगों के कमीशंस के मसले होते हैं, कई लोगों के कोई फाइल गलत भेज जाता है, कोई ऐसे मामलात होते हैं। आम डेली रूटीन कस्टमर्स भी बेचारे ऐसे होते हैं, कई जो फंसे होते हैं कि रियल्टर्स की वजह से। ये मैं ओवरऑल, आप सब ने अभी बात की डेवलपर्स की, मैं इसमें कसूर समझता हूँ रियल्टर्स का भी। रियल्टर्स को देखें, उनकी आंखें बंद नहीं होती हैं। हम लोग तो बिजनेस करने बैठे हैं, लेकिन हमें पहले देख लेना चाहिए कि हम किस ग्रुप के साथ काम करने लगे हैं। Exactly. हम लोगों की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करवाने लगे हैं, व्हाट आर वी प्लानिंग, कि हम एक, लेट्स सपोज आप ही मेरे पास आ गए हैं और मैं आपको किसी ऐसे फेक प्रोजेक्ट में फंसा देता हूँ, तो
मतलब रिबेट के चक्कर में। रिबेट के चक्कर में सबसे बड़ी बात जो है ना, वो रियल्टर्स अपनी रिबेट के ये चक्कर में सलमान सारे साहब मामला करते हैं। यही तो मसला है जिसको मैं चाहता हूं कि आप एड्रेस करें कि जो रियल्टर है वो सेल कर देता है चीज, वो बड़ा छोटा ग्रुप भी नहीं देखता जो मार्केट में हालात हम देखते हैं, तो उसको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको ये सिखाया जाए, उनको ये समझाया जाए कि ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि आपके कहने पे वो अक्सर लोग ओवरसीज तो विजिट भी नहीं करते जगह और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो फुकदान है ना हमारे रियल्टर्स में, वो एजुकेशन का है। सबसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, ग्रेजुएट भी हूँ, मास्टर्स भी मैंने किया लाइक फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, और एक विजन लेके आया था मैं रियल एस्टेट में, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको लेके साथ चल रहे हैं। और हम किसी ऐसे ग्रुप को प्रमोट नहीं करते और ना अपने इलाके में कोशिश होती है ये हमारे इलाके में काम ही ना करें। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है, जितनी हम हैसियत रखते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी, हम कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई फोर्स नहीं दी हुई कि हम किसी को फोर्सफुली स्टॉप करें, ऐसा मामला नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी नेगेटिव मार्केटिंग करें कि यार ये लोग ठीक नहीं है, इनसे बचें आप लोग इनके। अब देखें, यहाँ पहले हाफ साहब ने बात की कि यहाँ बैठ के लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं, और सारा मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे मामलात हैं जो चेंज होने चाहिए, और पाकिस्तान की जो कम से कम पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो पाकिस्तान में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है सोच भी रहे हैं कि बाहर का पैसा भी पाकिस्तान आए ना। यूजर फ्रेंडली पॉलिसीज जो सी है ना, वो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें बनेगी इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ये कहते हैं कि जो रियलिटर है ना, उसको इतना एजुकेट किया जाए। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है ना, तो डेवलपर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, डेवलपर का भी पता हो, ऑन ग्राउंड रियलिटी का पता हो। अब जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैं पिछले एक साल से कम 1 साल हो गया इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि ये जो फाइल्स वाला सिस्टम जो आप साहब ने पहले एड्रेस किया ना, कि लोग बल्क में फाइल्स अपनी रिबेट के चक्करों में माल कटा रहे हैं और इस तरह से ये सारे मामला। लेकिन मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल से जो ट्रेंड्स है ना, वो दे आर इन चेंज। ठीक है, वो ऐसी चेंज में आया है कि अगर ये एक पेन है ना, फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट है, अगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ना, तो यही बिकेगा। लोग समझदार हो गए, वैसे भी वर्टिकल की तरफ लोग समझदार हो गए हैं, इसलिए रियल्टर्स को भी समझदार हो जाना चाहिए, डेवलपर्स को भी समझदार हो जाना चाहिए। आप आज मेरे इलाके में कोई ऑन ग्राउंड का प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि लोग मेरे पास फाइल लेने नहीं आ रहे, लोग मुझे कह रहे हैं कि यार फलां जगह पे ऑन ग्राउंड का काम हो रहा है, मैं वहाँ पे प्लॉट ले दें। ठीक है, लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, मतलब 3 मरला 5 मरला इन चीज़ों में लोगों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो लोकल लोग हैं, और लाहौर से भी इवन के जिस तरह वहाँ पे स्मार्ट सिटी अल कबीर है, इस तरह के ग्रुप्स हैं, हो रहे हैं उनमें। और सबसे बड़ी मेजर जो हमारी वहाँ पे कालश काकू के अंदर सक्सेस है ना, वो रूडा ने एक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहली बार मैं कहता हूँ पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज जो क्रिएट किया ना, वो रूडा ने आया, जो उसने सिक्योरिटी पेपर लॉन्च किया है। सही। अब सिक्योरिटी पेपर ये है कि आपको गवर्नमेंट आपकी जो है ना, वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, दे आर सेइंग यू कि यू आर सिक्योर्ड, यू कैन इन्वेस्ट हियर, this is our approved project, and main thing is that this is your day one and this is your plot number। ठीक है, जबरदस्त है। और सबसे बेहतरी मेरा ख्याल है, जो मैं जितना भी आज तक बिजनेस किया, LDA में किया है, मतलब डिफरेंट TMA के प्रोजेक्ट्स में किया है, सारा मामला किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा चेंज और इम्पैक्ट क्रिएट किया रूडा ने। आप दुबई की बात कर रहे थे, दुबई के अंदर लोग पैसा लेके जाते हैं, ठीक है, सिर्फ क्यों लेके जाते हैं? सिक्योरिटी की वजह से। सब हाफ साहब ने भी ये बात एड्रेस की कि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मगर टैक्स का भी तो इशू है ना, हमारे टैक्सेस को एक साइड पे अभी रखते हैं हम तो असल जो सिक्योरिटी की बात है ना, वो आपके डेवलपर और रियल्टर की है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये प्लॉट है, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये प्लॉट है 10 रुपए का, इस पे टैक्स है 12 रुपए, मुझे समझ आ गया, मैंने ले लिया। अब मसला ये है कि वो 10 और 12 वो तो सिक्योर ही नहीं है। हमारा प्लॉट मिले तो सही पहले, सबसे मेजर बात तो ये टैक्सेस की बात तो उसके बाद में आएगी।
तो मैं वो असल ये मैं ना कहता हूँ कि इतना बड़ा आपकी बात काट रहा हूँ हाँ सलमान जी, साहब, एक रिसेंटली मैंने कैंपेन देखी, उसमें एक दोस्त ने बताया कि ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है, सिर्फ ग्राउंड नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि वो सिर्फ ग्राउंड ही रह जाते हैं और पैसा भी लग जाता है, तो ये बिल्कुल ज्यादती होती है। अब इसमें टैक्स जो है, तो टैक्स से क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स तो बंदा दे देगा, लेकिन अगर वो ग्राउंड ही है सिर्फ, हाँ, और ग्राउंड में भी खड़ा है, वो खड्डे को भी फिर वो प्रोजेक्ट ही समझा जाता है जी आजकल तो जो मामला आते हैं। अकरम साहब आपके जानिब आऊंगा, आप ये किस तरह से समझते हैं, इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? अभी जिस तरह से दोस्तों ने बताया कि टैक्सेस तो बात की चीज है, पहले इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी या डिलीवर होगी तो अप्रिशिएट होगी, तो फिर टैक्सेस भी इतने नहीं दुखते। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट में, जब मैं गिनता हूं कि मैंने 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदना है और उस पर 3 लाख रुपए टैक्स देना है, तो वो तो पहले दिन ही मेरे कैलकुलेशन में मौजूद होता है कि मैंने ये 8 लाख रुपए देने हैं, मैंने वो 5 लाख रुपए नहीं गिनने होते हैं। बहुत सारे लोगों को टैक्स इश्यूज तो है ना जी, वो घबराते हैं कि टैक्स इतना ज्यादा, प्रॉपर्टी इतनी, ये भी तो इश्यूज है ना। देखिए टैक्स, अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का इशू तो पूरे पाकिस्तान में हर सेक्टर में है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से टैक्स देने वाले क्वांटिटी में बहुत कम है, तो जब हम क्वांटिटी में कम होंगे तो जो परसेंटेज है वो तो जाहिर बढ़ेगा। ठीक है, वो तो एक दूसरा बेस चला जाएगा कि हमें सारे लोगों को टैक्स में कैसे लाना चाहिए, या टैक्स का जो हमारा सिस्टम है वो कैसे बढ़ना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स में आ जाए। हाँ। मगर जहां तक प्लॉट खरीदने की या इसकी बात हो रही है, तो मेन मसला वही है कि प्लॉट ऐसा हो कि जो कल को मिले और मैं उस पर घर बना लूं। सर अभी बात कर रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा जो है ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पाकिस्तान में एक बड़ा इजी बिजनेस है। मैं उससे आगे एक बात करता हूं कि एज अ बिजनेस तो लोग इसको करते ही करते हैं, मगर इसके जो एंड यूजर है, जो बंदा एक प्लॉट खरीदता है अपने घर बनाने के लिए, और जो बंदा, जिस बंदे ने अपना पेंशन इसमें लगाना होता है, एक खातून ने जो है ना अपनी सारी जिंदगी की कमाई इसमें लगानी होती है, मेन प्रॉब्लम तो उन लोगों के साथ हो जाती है। इन्वेस्टर का तो चलो हम ये कहते हैं कि इसने 4 जगह इन्वेस्ट किया, एक जगह से इसका लेट हुआ या पैसा निकाल के कहीं और लग जाता है, तो वो बिजनेस नुकसान हुआ। मगर वो जो लोग, जो एंड यूजर है, जो अपने लिए लेते हैं, उन लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो जाता है और वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई इसमें गंवा बैठते हैं। सही। तो जैसे अभी रूडा की बात हो रही है, मेरे ख्याल में इसके लिए प्रॉपर, जैसे अभी मेरे दोस्त भी कह रहे थे, इसके लिए एक प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए और उस पर प्रॉपर अमल दरामद होना चाहिए कि ये जो काले बेड़िए जो होते हैं डेवलपर के शक्ल में या इन्वेस्टर के शक्ल में, इनको जो है ना बाहर फेंकना चाहिए, और जो रियल डेवलपर है उनको जो है ना आगे उनको लाना चाहिए ताकि ये मसला हमारे यहाँ ना हो, और जो हमारे फॉरेनर्स दोस्त है वो भी आके यही इन्वेस्ट करे। और जैसे अभी भाई कह रहा था कि हम लोगों को भी दुबई ना जाना पड़े, हम भी यहीं पे इन्वेस्ट करते रहें और वो करें। हमने तो जो दुबई में पैसा चला गया उसको पाकिस्तान में वापस लाना है ना, ऐसी कुछ पॉलिसी देनी है, ऐसी आसानी बिल्कुल। अगर यहाँ पे जिस तरह भाई साहब आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह इस शो में ये बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस शो के तवसत से गवर्नमेंट को, अगर ये जो हमारी टीवी मैनेजमेंट है ये उनको प्रपोजल दे तो ये इंशाल्लाह इंप्लीमेंट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट करना मसला बनाओ, कुछ भी नहीं है। ये प्रपोजल गवर्नमेंट के जो हमारे मेजबान है उनके तरफ से भी होना चाहिए और हमारे तरफ से भी है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम पहली बार पाकिस्तान में ला रहे हैं। टोटल यूरोप में आप देखें, यूके देखें, और यही दुबई की हम बात कर रहे हैं, ये देखें, उन्होंने इसको एक प्रॉपर वे में कर दिया है और वहां पे अभी ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बुकिंग करें तो फिर आपकी चीज आपको टाइम पे ना मिले। जी हाँ, जी हाँ। ये दुनिया से ये चीज खत्म हो गई है और हम किसी को भी वो बना के अपना लैंडमार्क बना के बहुत आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं। ये जो ट्रस्ट एलिमेंट है इस पर हमें काम करना होगा और इसमें हुकूमत को भी ये पूरे मैटर को संजीदा लेके प्राइवेट डेवलपर को साथ मिला के अपने बाजू बना के इस पर अगर काम करें तो यकीनन चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाफिज साहब, चैलेंज क्या समझते हैं? चूंकि रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं आप और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी वास्ता है, चैलेंज राइट नाउ अभी करंटली जो भी सूरत हाल चल रही है, बजट में क्या होगा, ये तो बातें हो रही हैं, पॉलिसीज बेहतर होनी चाहिए, टैक्सेस में भी बात हो रही है, इस वक्त चैलेंज आपको क्या लगता है, जो तरजीह है आपको लगता है फौरी तौर पर ये अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा मसला था हमारा स्टेबिलिटी का, हमारा डॉलर नहीं रुकता था
और कॉस्ट जो थी वो बहुत ऊपर चली गई थी। अभी हाइसा फरमा रहे थे कि एस्केलेशन जो है वो पिछले 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वो माइनस में है। तो सर इससे बड़ी पॉजिटिव बात क्या होगी? इससे बड़ी कोई पॉजिटिव बात नहीं है। हमें हर वक्त टेंशन होती थी कि चीज मैं ले कुछ रहा हूं और जब तक वो मेरे पास आनी है, ये कंस्ट्रक्शन होनी है, डेवलपमेंट होनी है, तो उसकी कॉस्ट में कितना बड़ा एक डिफरेंस आ जाता था। 20-25% नॉर्मल एनुअली इंक्रीज हो रही थी सारी चीजें। तो अगर एस्केलेशन नहीं है तो मैं समझता हूं ये गोल्डन टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और गोल्डन टाइम है कि आप इस सेक्टर को दोबारा इसकी जो इस खोया हुआ एक इसकी मंजिल है उसमें इसको वापस लेकर जाएं। और अगर एस्केलेशन नहीं है, डॉलर स्टेबल है, हाँ। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि 2025 का साल जो है वो बड़ा पुरुमीद साल है और इस साल में इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी और हो गई। अगर एस्केलेशन नहीं है, हाइसा बहुत बड़े माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के काम से रिलेटेड एक कंपनी है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और एस्केलेशन माइनस में है। तो सर आपके पास तो यही प्रॉब्लम था ना कि आपने टेंडर लिया 10 रुपए का, अगले दिन वो हो जाता है 11 रुपए का, और अगले वो खत्म हुआ नहीं और वो हो गया 20 का और हो गया 25 का। तो आप क्या बनाते और क्या डिलीवर करते? तो ये बहाना भी डेवलपर के पास से खत्म हो गया। मतलब स्टील, अगर मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया स्टील 260 का था, अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टील 2,35,000 पर टन है, तो ये 225 में भी गया है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं, कोई मसला नहीं है। यानी जो डिलीवर करना चाहे डिलीवर किया जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है इस वक्त। आप क्या डॉलर स्टेबल है, एस्केलेशन नहीं है, चीजें रुक गई, माइनस में जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टाइम है अगर कोई डिलीवर करना चाहे। लेकिन अगर मैंने नियत ही मेरी है, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और मैंने बस पैसे इकट्ठे करने हैं, तो फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती जब तक कि गवर्नमेंट आप पे कोई एक्शन नहीं लेती और आपको मजबूर नहीं करती। और रेल्टर्स के बारे में मेरे दोस्त बैठे हैं, फाजिल दोस्त, इन्होंने बात की। देखें रेल्टर्स अगर सिर्फ रिबेट के चक्कर में लोगों को फंसाते रहेंगे, आप देखें कब्र है और उसमें सबने जाना है, आप रिबेट ले लेंगे, कितने दिन खा लेंगे उसको? अगर रेल्टर सोचना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी दुनिया है और अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करता। जिसने तहिया किया कि मैंने ईमानदारी के साथ काम करना है और अच्छे प्रोजेक्ट में भी बरकत हो जाएगी, अल्लाह ताला बरकत देता है। और बड़े लोग हैं जिन्होंने कहा, मैं बहरिया टाउन में बड़े लोगों को मिला जिन्होंने कहा हम इस प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करते। भाई क्यों नहीं करता? हमें पता है उन्होंने डिलीवर नहीं करना, तो वो नहीं काम करते। तो क्या वो भूखे मरते हैं? उनकी सेल बहुत अच्छी होती है उन लोगों की निस्बत जो हर जगह पे जाकर और बस। क्विकली आपका क्लोजिंग नोट है, क्या कहेंगे? 30 सेकंड में ये है कि जी आने वाला साल इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ की शर्तें मान के गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी उस पे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन बीच में पामा जो है पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनकी तरफ से बीच में कुछ आई गड़बड़ हुई। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी। और जो टैक्स वाला मामला है तनख्वाहों पे, उस पर भी चीजें पॉजिटिव होंगी और इंशाल्लाह प्रॉपर्टी सेक्टर भी बेहतर होगा। प्रॉपर्टी सेक्टर भी बेहतर होगा। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि हुकूमत, हमने तजावीज़ भी दी अपने प्रोग्राम के जरिए, प्रपोजल भी दिया। उम्मीद है कि हुकूमत ऑलरेडी संजीदा भी है और अगर इन प्रपोजल्स पर अमल दरामद हो जाता है तो आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर शख्स का वास्ता जरूर है। हर शख्स हमारे मुल्क में अपना घर तो बनाना ही चाहता है, तो अगर उसके लिए आसानियां हो जाएंगी, और मैं ये समझता हूं कि ये डायरेक्टली सिर्फ एक आम आदमी के लिए नहीं बल्कि रियल एस्टेट डेवलपर के लिए भी आसानी होगी, तो वो जब डिलीवर करेगा तो इन द एंड आसानी ही होगी घर बनाने में, तामीरात में और हुकूमत का बाजू बनने में। रियल एस्टेट डेवलपर को भी आसानी होगी, मगर जरूरी है कि नजर भी रखी जाए, प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने